हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से आर्टिकल आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल होगा हमारा दी हिंदू का, यानी कि हम दो आर्टिकल दी हिंदू की कवर करेंगे और एक आर्टिकल हमारा दी इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की दोनों की मिक्सअप की होगी। आज डेट है हमारा 8 मई 2020 और आज देखते हैं कि कहाँ से हमारा पहला आर्टिकल शुरू होगा। पहला आर्टिकल हमारा शुरू होता है कंडक्टिंग इलेक्शंस ड्यूरिंग ए पेंडेमिक के समय में किस तरीके से इलेक्शन कंप्लीट कराई जाए। जिस तरीके से कोविड-19 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट डील की है, लोग वहां अभी भी यूनिक वे की तलाश में हैं। जो डेडलॉक बनी थी महाराष्ट्र और चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर गवर्नर के बीच में, ऐसा लगता था वो जो लंबा ड्रामा चल रहा था ना, वो ऐसा लगता था कि लंबा चलेगा और उद्धव ठाकरे को सीएम की सीट छोड़नी होगी। लेकिन पीएम और इलेक्शन कमीशन के इंटरवेंशन होने के बाद स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हुई। इम्पेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इंड हुई। नवंबर 28 2019 को उद्धव ठाकरे सीएम बने थे, लेकिन वो अभी भी स्टेट लेजिस्लेचर्स के मेंबर नहीं बन पाए हैं, ना ही लोअर हाउस के और ना ही अपर हाउस के। उनको लेजिस्लेचर का मेंबर बनना था 6 मंथ के अंदर, यानी 27 मई तक, और इसके लिए इलेक्शन होनी थी मार्च 26 को। ठीक है। और संभवतः ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी अगर इलेक्शन पोस्टपोन नहीं हुई होती अनिश्चितकालीन तक के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 153 का यूज करते हुए, फिर से सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 153 का यूज करते हुए इलेक्शन कमीशन इसको पोस्टपोन कर दी है अनिश्चितकालीन तक के लिए। अब एक चीज राइटर यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर यहाँ पे देखो तो एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की बात कर रहे हैं। कुछ जानते हैं ये केस क्या है। देखो, एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के बीच में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया था। ठीक है। 1996-1997 में पंजाब के सीएम बीएन सिंह की हत्या हो गई थी। उसके बाद उनके बेटे तेज प्रकाश सिंह को पंजाब गवर्नमेंट में सीएम के लिए अपॉइंट किया गया। उस समय वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के मेंबर नहीं थे, इसीलिए उन्हें 6 महीने के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना था। अगर 6 महीने में वे मेंबर नहीं बन पाए, इसे बन पाते तो सॉरी, क्या हुआ कि 6 महीने के अंदर में वो मेंबर नहीं बन पाए, इसीलिए उन्हें छोड़ना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा। कुछ महीनों के बाद फिर से उन्हें मंत्री बना दिया गया। फिर जो है वो एस आर चौधरी नाम के एक जो लॉ प्रैक्टिशनर थे एस आर चौधरी, उन्होंने आर्टिकल 164(4) का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाई कोर्ट इस पिटीशन को डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर दी। फिर अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई। ठीक है। डिस्कशन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और उसमें कहा गया कि बिना लेजिस्लेचर के मेंबर हुए मंत्री पद पे रहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। समझ गए बात को? ओके। सो अब देखो आगे क्या होता है। इन परसुएंस ऑफ दिस, डेप्यूटी सीएम अजीत पवार, यानी कि कौन डेप्यूटी सीएम, तो अभी के जो हमारे महाराष्ट्र के जो डेप्यूटी सीएम हैं, सीएम अजीत पवार, सबमिटेड ए प्रपोजल टू गवर्नर टू नॉमिनेट मिस्टर ठाकरे टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। समझ रहे बात को? कि अभी क्या कह रहे हैं वो, कि आप भाई साहब उनको, अजीत पवार बोल रहे हैं कि अभी उनको, जो अजीत पवार जो उद्धव ठाकरे हैं, उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर के लिए नॉमिनेट कर लीजिए। जिस तरीके से प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होता है नॉमिनेशन का, उसी तरीके से गवर्नर के हाथ में भी पावर होता है इम्पावर करने का। ओके। गवर्नर को एम्पावर करती है कि जैसे कि हमारा आर्टिकल ये 171(3)(e) और आर्टिकल 171(5) गवर्नर को जो है वो एम्पावर करती है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। अब पीएम के इंटरवेंशन और इलेक्शन कमीशन के प्रॉम्प्ट एक्शन होने के बाद 9 लेजिस्लेटिव काउंसिल के सीट के लिए मई 21 मई को इलेक्शन होनी है। पेंडेमिक के समय इलेक्शन होना बड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बात हो जाता है। ठीक है। ओके। हालांकि 288 मेंबर्स विधानसभा के वोट करेंगे। ठीक है। तो शायद इससे इतनी बड़ी हानि हमें देखने को कुछ नहीं मिलेगी।
सबसे बिगर कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो ये है कि बिहार में, बंगाल में, आसाम में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में इलेक्शंस होनी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और राज्यसभा की तो इलेक्शन अनिश्चितकालीन तक के लिए पोस्टपोन की जा सकती है, लेकिन लेकिन यहाँ पे याद रखना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर आप राज्यसभा की तो इलेक्शन अनिश्चितकालीन तक के लिए इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन कर सकती है, लेकिन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन 6 महीने तक के लिए ही पोस्टपोन की जा सकती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड लिमिट प्रोवाइड की गई है। देखो, आपको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट हमेशा काम नहीं करती, ठीक है। हमेशा सेशन होती हैं 6 महीने पे, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन, इसीलिए 6 महीने के बाद जो है वो 6 महीने के बाद पोस्टपोन नहीं की जा सकती। आर्टिकल 85(1) और आर्टिकल 174(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है। अभी क्या है, अब फर्दर एक्सटेंशन आप दो केस में हो सकता है। पहला केस कहता है कि अगर आर्टिकल 172(1) के तहत प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाए। स्टेट इमरजेंसी तब डिक्लेयर होती है जब सोवरेंटी एंड सिक्योरिटी थ्रेट होती है अपने देश को, ओके। अपने देश को अगर सोवरेंटी एंड सिक्योरिटी थ्रेट होगी तब आर्टिकल 172(1) के तहत जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती हैं। दूसरा केस है कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो भाई साहब, आर्टिकल 356(1) के तहत प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करके और कॉन्स्टिट्यूशन के। अब देखना है कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से सारी चीजों को डील करती है। इंडिया जो कि एक वेल एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है इस क्राइसिस को, वो भी बड़ा ही चैलेंज वाला बात है। देखते हैं आगे क्या होगा। आगे का जो आर्टिकल है हमारा अभी, वो आर्टिकल ये कहता है कि किस तरीके से हमारा वाटर विजडम ड्यूरिंग ए पेंडेमिक होनी चाहिए, ठीक है। इसको समझते हैं पहले ये कि एक चीज इसमें से पहले समझ लो, यहाँ पे एक टर्म आ रही है कार्बन सिंक। ये कार्बन सिंक का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। कार्बन सिंक को आप ये भी कह सकते हो, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कह सकते हो, जिसके द्वारा फॉरेस्ट रिमूव और स्टोर करती है कार्बन को एटमॉस्फेयर से, ठीक है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम थी इस साल के लिए वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, जो पॉलिसी मेकर्स की डिजायर को एक्सप्रेस करती हैं और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वाटर के ऊपर को एड्रेस करती हैं, ठीक है। ओके, विस्तार रूप से अगर हम समझे तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज इंटरलिंक्ड है कहीं ना कहीं। वाटर वार्मर वाटर की वजह से ज्यादा वाटर इवेपोरेट करती हैं जमीन से और समुद्र से भी, ये भी हमें पता है। क्लाइमेट चेंज का असर जो है वो भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। वेट एरियाज और भी ज्यादा वेटर हो रहे हैं, ड्राई एरियाज और भी ज्यादा ड्रायर, और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के हर एक एस्पेक्ट को टच करते हुए दिखाई देती है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, फूड प्रोडक्शन, एनर्जी जनरेशन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, हर एक चीज को टच करते हुए नजर हमें आ जाती हैं, ठीक है। मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए हमारे पास मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या होंगी उसको हम समझते हैं। देखो, गवर्नमेंट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लेके आती है, इम्प्लीमेंट कर रही हैं, ठीक है। हालांकि इफेक्टिव पॉलिसीज की जरूरत है। अभी ये तो चलो ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आई हुई है, काम कर रही हैं, लेकिन हमें एक इफेक्टिव पॉलिसीज लानी है जिससे लोकल गवर्नमेंट, एनजीओज एंड कॉरपोरेट्स की भी मदद ली जा सके, ठीक है। मोर रेजिलियंट क्लाइमेट एक्शन को हमें प्रोवाइड करने के लिए, मोर रेजिलियंट क्लाइमेट एक्शंस अगर हम लाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि पब्लिक अवेयरनेस जितनी ज्यादा फैलाएंगे उतनी इंपॉर्टेंट होगी। आगे देखते हैं हमारे लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जो गैस लीक ट्रेजरी है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है हमारा। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी लिया गया है, इस आर्टिकल को इंडियन एक्सप्रेस का ही आर्टिकल है और ये दी हिंदू का आर्टिकल है, दोनों को मिक्स करके अभी हम इस आर्टिकल को समझेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल है वो बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से नेचर और बिहेव करते हैं ये स्टायरीन गैस है, वो किस तरीके से उसका नेचर है और किस तरीके से बिहेव करता है। तो ये जो टॉक्सिक डिजास्टर है, जो ये डिजास्टर्स लीक हुई है टॉक्सिक केमिकल की, जिससे नियर अबाउट 11 लोगों की जान गई है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में।
निश्चित रूप से ये एक शॉक के तरह आई कल परसों में जब भी ये हुई है इस लॉकडाउन के बीच। देखो, गोपालपत्तनम के आसपास रहने वाले लोग जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जहां ये एलजी पॉलीमर्स प्लांट लोकेटेड है, वहां से बहुत सारे हॉरिफिक स्टोरीज भी सुनने को मिले हैं। जैसे कि छत से अनकॉन्शियस होके गिर जाना बिल्डिंग से। ओके, ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिला है। ये जो गैस इन्वॉल्व है ना, जिसको स्टाइरिन बोलते हैं, केमिकल जो इन्वॉल्व है इस डिजास्टर के लिए, वो शेड्यूल ऑफ मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल रूल्स 1989 के तहत आती है। ये देखो, ओके, 1989 के तहत आती है। रूल्स बने हुए हैं कि किस तरीके से इसको हैंडल किया जा सके, लेकिन ये कैसे हो गई, ये लीक कैसे हो गई, ये जांच का विषय है। क्या फैक्ट्री के रीओपनिंग में अनस्किल्ड पीपल के वजह से हुई? इसको अच्छे तरीके से जांच करने की जरूरत है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को निश्चित रूप से इमीडिएट मेडिकल नीड्स पहुंचानी चाहिए हर एक अफेक्टेड लोगों को। ओके, इंडिया वाइडर मैन्युफैक्चरिंग बेस एस्टेब्लिश करने की सोच रहा है इस समय। ठीक है, तो पब्लिक एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी की खास ध्यान रखनी ही होगी। जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजरी हो गई थी, कुछ इस तरीके से भी अगर हम नहीं रखेंगे सेफ्टी का मेजर्स, तो आने वाले टाइम में हमें ये सब सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में क्या कहता है कि किस तरीके से इसकी बिहेव है, किस तरीके से इसकी नेचर है, उसको समझते हैं। स्टाइरिन देखो एक केमिकल कंपाउंड है जिसको फैक्ट्री लिक्विड में स्टोर करके रखी जाती है, लेकिन ये इवेपोरेट इजीली से हो सकती हैं, बहुत ही आसानी से ये इवेपोरेट कर सकती है। 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में रखी जाती है। इसको समझ में आया? यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको स्टोर करके रखोगे तो ही ये रहती है, नहीं तो टेम्परेचर 20 डिग्री से कम के टेम्परेचर पे अगर स्टोर करके रखोगे तो ये स्टोर होती है, नहीं तो ये इवेपोरेट कर जाती है। अगर ये एक्सपोज हो जाती है तो ब्रीथलेसनेस, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, इरिटेशन हो जाती है हमारे आंखों को, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस होती है, जैसा कि आपको कल न्यूज में देखने को मिला होगा, और एक्सट्रीम सिचुएशन में डेथ भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म इफेक्ट आप बोल सकते हो कि नर्वस सिस्टम, लीवर वगैरह वगैरह सब पे, जैसे कि आई, किडनी पे इसकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट होती है। ठीक है, जैसे कि स्टाइरिन 44 डेज से स्टेगनेंट थी, आप जानते ही हो, लॉकडाउन की वजह से। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ गैस सीलिंग ऑफ स्टोरेज टैंक में एक्यूमुलेट हो गई होंगी, और जैसे ही टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गई होंगी, ये वेपोराइज होनी शुरू हो गई होंगी। ठीक है, इसको ऑटो पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटो पॉलीमराइजेशन। ओके, ऑटो पॉलीमराइजेशन इसको कहते हैं, ये याद रखना। ओके, हालांकि रियल कॉज अभी तक पता नहीं चल पाया है, तो समय और आने पर पता चलेगा कि क्या रियल कॉज था, किसके वजह से ये लीक हुई है। ठीक है, यही आज की हमारी डिस्कशन में थी। तीनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैं आज इसके साथ आप लोगों को शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।